हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। तो बेसिकली हम सबको पता है कि सरकारी कर्मी और पेंशनभोगी 8 पे कमीशन का बेसब्री से हमारे देश में इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना था उसमें डिले हो चुका है। और सरकारी कर्मी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जो है ये इंतज़ार ख़त्म होगा और कब 8 पे कमीशन फाइनली इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो जो 8 पे कमेटी है वो तो ऑलरेडी बन चुकी है, सबको पता है। और उसके साथ ही साथ उनका जो उसके जो प्रेसिडेंट है रंजना देसाई, रिटायर्ड जज, तो उनको यहाँ पे अध्यक्षता दी गई है। तो 8 पे कमीशन कमीशन जो है नेशन वाइड कंसल्टेशंस अभी फ़िलहाल कर रहा है। तो क्या कुछ कंसल्टेशन चल रहे हैं, एनसीजेसीएम ने किस तरह के जो डिमांड्स है वो रखे हैं, और उसके साथ साथ ही साथ जो है आगे आने वाले दिनों में 8 पे कमीशन अपना रिपोर्ट कब सबमिट करेगा, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। 8 पे कमीशन नेशन वाइड कंसल्टेशंस आर एक्टिव शेपिंग द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट पे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यहाँ पे कहा जा रहा है। एक्टिव डायलॉग्स मतलब जो भी बातचीत अभी चल रही है उसकी अगर हम बात करें तो द 8 पे कमीशन is currently in an active phase of state level consultations. Throughout August and September 2026, the commission is meeting directly with employees and pensioner unions. These crucial dialogues aim to gather ground level feedback to inform upcoming structural revisions, ensuring a fair and equitable approach to the final recommendations. तो जो 8 पे कमेटी है वो फिलहाल जो स्टेट लेवल सभी जो सरकारी संगठन और जो एम्प्लॉयज़ बॉडी है उनके साथ जो है कंसल्टेशंस कर रही है। ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयज़ की क्या परेशानी है, या फिर जो क्या मतलब क्या मांगे, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। कोर फोकस एरियाज मतलब किन एरियाज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अगर इसकी बात करें तो पे रिविजन्स। सबसे पहले अगर बात की तो पे रिविजन्स पे यहाँ पे फोकस है। डिस्कसिंग द ऑप्टिमल फिटमेंट फैक्टर टू इंक्रीज द मिनिमम बेसिक पे सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द करंट 18,000 बेंचमार्क। जो 18,000 का बेंचमार्क है उससे जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। मतलब 54,000 यहाँ पे कहीं पे कहा जा रहा है, कहीं पे 52,000 है, बट डिपेंड्स फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है उस पर ये डिपेंड होगा। अलाउंसेस इंक्रीज करने की बात हो रही है, जहाँ पे डीए हो सकता है, एचआरए हो सकता है, और ट्रैवल अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस की भी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। revising the calculations for minimum living wages and expanding the standard family unit metric from 3 to 5 members। मतलब जो अभी कैलकुलेशन है वो 3 मेंबर पे किया जाता है, पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकारी कर्मी चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाए, और मैट्रिक जो है 3 से 5 को यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए सरकार को। दैट इज़ दी आस्क। फिर उसके बाद की कंसल्टेशन लोकेशंस की अगर बात करें कि कहाँ पे कंसल्टेशन चल रहा है मेनली 8 पे कमेटी का, तो जयपुर में चल रहा है। यहाँ का हवा महल भी आप देख सकते हैं। एड्रेसिंग रीजनल स्टेट लेवल यूनियन डिमांड्स एंड दी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर उसके बाद चेन्नई एंड पौंडीचेरी में चल रहा है, फोकसिंग ऑन कोस्टल एंड साउदर्न वर्कफोर्स कंसर्न्स एंड लिविंग कॉस्ट। मतलब हर एक जगह पे क्या सरकारी कर्मियों की मांगे हैं, क्या परेशानी है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये जो कंसल्टेशंस है देश के हर एक स्टेट में यहाँ पे की जा रही है। फिर मुंबई में भी की जा रही है। इवेल्युएटिंग दी मेट्रोपॉलिटन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड स्पेसिफिक हाउसिंग अलाउंसेस, उसके ऊपर जो है एक डिसीजन लेने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक structural revisions. Unions are advocating for a fitment factor multiplier between 3.83 and 4.0, while financial models suggest a final multiplier between 2.0 to 2.85. This will dictate the massive jump in basic pay across all government sectors, ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क इज सिक्योरिंग बेटर फ्यूचर्स फॉर द
pensioners. Demands include doubling the minimum basic pension and increasing the leave encashment cap at retirement from 300 to 400 days. मतलब जो रिटायरमेंट का कैप होता है, जैसे कि 300 एनकैशमेंट वाला एक मैक्स लिमिट है, उसको इंक्रीज करके 400 यहाँ पे करने की मांग जो है सरकारी कर्मियों द्वारा रखी जा रही है। फिर उसके बाद स्कोप एंड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, इससे किसको फ़ायदा होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अ नेशन वाइड इन्फ्लुएंस, द डिसीजंस मेड ड्यूरिंग दीज कंसल्टेशंस विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द फाइनेंशियल वेल-बीइंग ऑफ ओवर 10 million central government employees and pensioners across the India. The ripple effect will also heavily influence state level pay commission and the broader market economics, ये कहा जा रहा है। तो यूनियन के क्या की डिमांड्स है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहला डिमांड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हायर फिटमेंट फैक्टर, पुशिंग फॉर अ 3.83 to 4.0 multiplier to aggressively combat the inflation. Medical allowances hike, demanding an increase in fixed medical allowances for the non-CGHS pensioners from 10,000 to the 1,000 to 20,000 मंथली। यहाँ पे 2,000% का हाइक जो है यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस में पूछा जा रहा है। दैट इज़ वेरी ह्यूज। मतलब जो 1,000 रुपीज़ का मंथली हाइक फिक्स मिलता था, उसको चेंज करके 20,000 हाइक यहाँ पे 20,000 मंथली जो है अमाउंट मिलना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे फैमिली यूनिट रीवैल्यूएशन, proposing the standard family unit metric for living wages be increased from 3 member to the 5 member, that is the third demand. फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डिमांड है कि DA reset protocol, ensuring a seamless merger of current dearness allowance DA into the basic pay structure. जो करंट DA चल रहा है 62%, 65%, जो भी जब 8 पे इम्प्लीमेंट होगा तब जो भी चल रहा होगा उसको बेसिक के साथ मर्ज करने का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन की अगर बात करेंगे तो बिल्डिंग कॉन्सेंस यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर द रोड अहेड, मतलब इसके आगे किस तरह से ये सब इम्प्लीमेंट होगा, अगर उसकी बात करें तो नवंबर 2025 कमीशन फॉर्म्ड ऑलरेडी, दैट इज़ डन। अगस्त से लेकर सितंबर 2026 तक नेशन वाइड कंसल्टेशन चलेगी। फिर मई 2027 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगा और पोस्ट 2027 इम्प्लीमेंटेशन, अरियर्स पेइंग, ये सब कुछ होने वाला है। तो क्रूशियल डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, माइलस्टोन, टारगेट डेट और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एक्टिव कंसल्टेशन फेज अगस्त से लेकर सितंबर 2026 तक होगा। डायरेक्ट फीडबैक गैदरिंग फ्रॉम दी मेजर हब्स। फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिशन डेडलाइन मई 2027 एंड सिग्निफिकेंस इसका होगा एंड ऑफ द 18 मंथ्स कमीशन मैंडेट। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस डेट जनवरी 1, 2026। यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये होगा कि ऑफिशियल स्टार्ट डेट ट्रिगर रेट्रोएक्टिव अरियर्स, ऑफिशियल स्टार्ट डेट होगा और रेट्रोएक्टिव अरियर जो है यहाँ पे ट्रिगर हो जाएंगे। So the goal of these nationwide consultations is ensuring a fair compensation and structural equity for those who dedicate their lives to serving the nation. 8 पे कमीशन का जो विजन है ये कहा जा रहा है। फिर तो मतलब ऑब्वियसली जो बेसिकली सरकारी कर्मियों के मांगे हैं ये सभी जो है 8 पे रिपोर्ट के अंदर ही इंक्लूड होगी। तो जब तक 8 पे रिपोर्ट फाइनली सबमिट नहीं होता है तब तक ये सारी मांगे जो है पूरी नहीं हो सकती। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मई 2027 जो कि एक क्रूशियल एक पड़ाव हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्ट सबमिशन के लिए। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट है फिर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस।